जैसा कि हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत यह देखा था कि जो भाषाएं थी भारतीय संविधान में उल्लिखित उपभाषा थी, बोलियां थी, इन सभी की चर्चा करने के बाद उस इकाई को हमने समाप्त किया। अब आज नई टॉपिक के अंतर्गत मैं वर्ण या वर्णमाला नामक टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, शुरुआत करूंगा। उस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को मंगलाचरण सुनाऊं। जैसा कि मंगलाचरण है शिशुपाल वध नामक महाकाव्य है एक, जिसके लेखक महाकवि माघ हैं। माघ द्वारा रचित शिशुपाल जो महाकाव्य है उसी का एक मंगलाचरण है। श्रियापति श्रीमति सास्य तुम जगत, श्रियापति श्रीमति सास्य तुम जगत, जगत निवासो वसुदेव सद्मनि, जगत निवासो वसुदेव सद्मनि, वसंत दर्शावत मंबरात, वसंत दर्शावत मंबरात, हिरण्य गर्भांग भुवं मुनिं हरि, हिरण्य गर्भांग भुवं मुनिं हरि। तो वाणी को ज्यादा व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। अब हम जैसे कि अब हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण या वर्णमाला। क्या है टॉपिक? वर्ण या वर्णमाला। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक को मैं पहले प्रारंभ करूंगा और उसको पहले पढ़ाऊंगा, पहले व्याख्यायित करूंगा, उससे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको पहले बताऊंगा। और जैसे अब आप समझ लीजिए कि वर्ण या वर्णमाला। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। एक एक अक्षरों से क्या होता है? वर्णमाला तैयार होती। जैसे एक एक फूल, एक एक फूल को चुनकर जैसे फूलों की माला तैयार की जाती है, वैसे ही बंधुओं, वैसे ही एक एक वर्णों से वर्णमाला तैयार की जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? वर्ण और वर्णमाला क्या है? ठीक। इतना बताने के बाद मैं भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? इकाइयों का क्या सही क्रम? अब इसका क्या सही क्रम है? जैसे पहले आता वर्ण। क्या आता है? वर्ण आता है। वर्ण के बाद वर्ण को ही क्या कहते हैं? ध्वनि। उसके बाद अक्षर, पद, अक्षर, पद,
पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। पदबंध, 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 उपवाक्य, उपवाक्य, वाक्य। जैसे वर्णों की सार्थक इकाई क्या है? वर्णों की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णमाला की जो सबसे, भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई होती है मित्रों, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ए वाली भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या? वर्ण होती है। और जो वर्ण है, यही वर्ण, इसी वर्ण का उच्चरित रूप, इसी वर्ण का उच्चरित रूप ध्वनि है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ण हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है, और वर्णों के उच्चरित ध्वनि, उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्णों के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। जैसे अब हम यहां लिख दें क, ख, ग, घ, ङ। अब हमने ए वर्ण लिख दिया, ठीक। अब वर्ण से क्या होगा? आप जान रहे हैं कि क, ख, ग, घ, ङ ये लिखा है, मगर जब तक इसको उच्चारण में नहीं लाएंगे, उच्चारण इसका नहीं करेंगे, तब तक कैसे ध्वनि उत्पन्न होगी? भाई कैसे ध्वनि उत्पन्न होगी? अब ऐसे देख के आप ऐसे बोलेंगे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रही। जब इसको बोलेंगे, यानी कि इसका उच्चरित रूप, उच्चारण करेंगे, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तब क्या होगा मित्रों? तब यही होगा क, ख, ग, घ, ङ। हुआ ना उच्चरित रूप, इसी को ध्वनि कहते हैं। यानी कि वर्णों का जो उच्चरित रूप होता वही ध्वनि है। और भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सबसे लघुत्तम छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो इन सबको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इतना आप नोट करेंगे। ये जो देखिए, पहले वर्ण हुआ, वर्ण से क्या हुआ? वर्ण से अक्षर बना, अक्षर से पद यानी कि शब्द बना, और पद से क्या बना? पदबंध बना, पदबंध से उपवाक्य बना, वाक्य, उपवाक्य से वाक्य बना। वाक्य क्या होता है भैया? वाक्य यही होता है जैसे जिसमें कारक का प्रयोग हो। जैसे राम ने, राम ने रावण को मारा। इसमें अब कारक का प्रयोग हुआ ना, राम ने रावण को मारा, क्या बन गया? वाक्य बन गया। अब यही लिख दें क, ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब इसी का उच्चारण हम कर दें अ, मतलब का कह दें, लिख दिए, वर्ण हुआ, इसको उच्चरित किए, ध्वनि हुआ, इस प्रकार, ठीक है। अब सबका डिफिनेशन यानी कि सबकी परिभाषाएं बताते हैं, ठीक है। आपको समझाना है। अब देखिए, हम ऐसे आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक अभी हम बताएंगे आपको ना, जो लोग अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, विभ्रेत, संभृत, ये सब जो भूल जाते हैं ना, उसकी ही दवाई लेकर आया हूं मैं। अब तो भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दवा लाया हूं इसकी। वो दवा खाने के बाद ना वर्णमाला तो जहन में उतर जाएगी। अब क्या होता वर्ण? वर्ण की परिभाषा हम लिख रहे हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है। वर्ण हुआ, वर्ण की परिभाषा हुई। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि भी आप लिखेंगे। आखिरकार ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? वही है वर्णों के उच्चरित रूप को, वर्णों के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं।
वर्णों के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, अक्षर क्या है? अक्षर नाक्षरति इति अक्षरः, नाक्षरति इति अक्षरः नाक्षरति। क्या कह रहे हैं कि नाक्षरति, नाक्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण ना हो वो क्या है? अक्षर है। स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को अक्षर कहते हैं। स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को अक्षर कहते हैं। स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मित्रों? अक्षर जैसे कलम, कलम कलम, इसमें कितने अक्षर हैं? अक्षर कितने हैं? अक्षर 3 हैं। कौन कौन? का, ल, म। अब इसमें वर्ण कितने हैं? ये तो अक्षर हुआ, वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? क, अ, ल, अ, म, अ। अब देखिए इसमें वर्ण कितने हैं? 6 हैं। अक्षर कितने हैं? 3 है। किसमें? कलम में। जैसे क, ल, म, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसमें हलंत लग गया है, तो जब इसको ऐसे मिलेगा इसमें, तब इसको पूर्ण माना जाएगा, तब तो अक्षर हो। लेकिन जैसे वर्ण हुए इसमें 6, जैसे क, ल, म, ठीक। हमने वर्ण बताया, ध्वनि बताया, अक्षर बताया। अब शब्द बताएंगे। शब्द क्या होता है? ठीक है, अब शब्द यही नीचे बता देते हैं, शब्द क्या होता है। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे, दिए गए पॉइंट को समझेंगे। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है मित्रों? कहा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ठीक। अब क्या है कि ऐसे भी इसका एक डिफिनेशन और है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी चल नहीं रहा यार। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। हमने यहां भी बताया कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण है,
अगर वर्ण की डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वर्णों की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई। ध्यान देना मित्रों। और यहां कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई। इस सार्थक शब्द की यहां महत्व है शब्द के डिफिनेशन में, शब्द के परिभाषा में। ठीक है। शब्द के बाद अब हम आपको बताएंगे पद क्या है, वाक्य क्या है। पद और वाक्य। ठीक है, इतना हम मिटाते हैं, आप नोट करिएगा। नाक्षरति इति अक्षरा नाक्षरति। अब आप ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, मतलब अगर आप लोग पढ़ते समय या जैसे कि पढ़ने के बाद अगर आप खाली समय में बैठे हैं, जो चीज पढ़े उसको आप मन में लाइए, विचार करिए कि हमने अभी पढ़ा क्या। आप कुछ कर रहे हैं तब भी सोचते रहिए हमने अभी क्या पढ़ रहा था, हमने क्या पढ़ा, क्या लघुत्तम इकाई होती है, क्या सार्थक लघुत्तम इकाई होती है, क्या ध्वनि होती है। ये सब आप जब सोचेंगे ना तो मन में विचार आएगा। मान के चलिए अगर ना आ पा रहा है तो आप उसको पुनः देखने का प्रयास करेंगे कि हाँ अभी हमने पढ़ा तो नहीं आ रहा, फिर तब आप उसको फिर से देखेंगे, तब आप उसको फिर से समझेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं एक बार में पढ़ लूं उसके बाद आ जाए, तो ऐसा नहीं होता मित्रों, बहुत बार पढ़ना होता है। अब हम जो श्लोकों का गायन करते हैं, बताते हैं, वो एक बार में पढ़ने पर नहीं आता है। कम से कम 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार पढ़ते हैं तब आता है। ठीक है। पद क्या होता, पद क्या है, पद अब क्या है, पद की परिभाषा क्या है मित्रों, पद की क्या परिभाषा है। पद की जो परिभाषा है, पद की जो परिभाषा है वो क्या है, जब शब्द के साथ कारक चिन्ह लग जाता है तो उसे पद कहते हैं। जब शब्द के साथ कारक चिन्हों का क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों का भले करो देखते ही ना, समझ में नहीं आता ना कहाँ की कोई दूसरा लेगू खराब नहीं दे वो रुक जाए। हाँ सही। शब्द के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे पद कहेंगे, ठीक। पद। उसके बाद वाक्य क्या होता है, वाक्य जो होता है पदों के सार्थक समूह को कहा जाता है। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यार आज विनोद नहीं आए। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम आते हैं वर्णमाला। हमने आपको बताया कि वर्ण क्या है, वर्ण के बाद हमने बताया ध्वनि क्या है, ध्वनि के बाद अक्षर क्या है, अक्षर के बाद शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है। इतने का हमने डिफिनेशन दिया। अब आपको हम वर्णमाला, जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि जैसे
फूलों को, एक एक फूलों की माला होती है, एक एक मोतियों की माला होती है, ठीक है। तो वैसे ही एक एक वर्ण की क्या होती है, माला होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, वर्णमाला। वर्णमाला आखिरकार वर्णमाला है क्या, वर्णमाला क्या है। अगर आप यहां से वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको कहीं और नहीं देखना होगा, कोई वीडियो नहीं, एक ही वीडियो सब आपको वर्णमाला सिखा दिया जाएगा। अगर आप निरंतर बने रहेंगे ना, तो हम आपको क्या क्या सिखा देंगे। आप देखिए, सीख कर जो सिखाता है, सीख कर सिखाना थोड़ा जटिल है, मगर अगर समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप कभी नोटिस किए होंगे, कभी ध्यान दिए होंगे, अगर जैसे आप कोई व्यक्ति है जो शुरू शुरू में नया कार्य चालू करता है, आप उनके यहाँ क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया ये अभी नए नए हैं यार, ये क्या ही जानेंगे। जैसे कि मैंने खुद ध्यान दिया, मैंने नोटिस किया है, मैं एक बार गया था बाल कटाने, तो बाल कटाने गया था, तो जिनसे मैं बाल कटा रहा था वो वहां थे, मगर दूसरे का बाल काट रहे थे। और वहीं एक नया बालक भी आया था, उन्होंने कहा, भैया ने कहा कि इनसे बाल कटा लो भाई। हमने कहा कि नहीं यार, इनसे नहीं कटाएंगे। कहे क्यों, हम कहे थोड़ा हमको ये नए लग रहे हैं। कहे आप कटाइए, तो मैं तो हूं भाई, हमने उनसे बाल कटाया ना, वो जो पुराने वाले भैया थे ना, उनसे अच्छा। वही मैं कहता हूं कि पुराना और नया मत देखिएगा, आपको क्या देखना, कंटेंट देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है। अगर हमारे कंटेंट को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर 90% प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि अच्छा कंटेंट। अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तब तो मान के चलिए कंटेंट हमारा अच्छा नहीं है। मैं इसी पे भरोसा करता हूं, जब आप कुछ कर ले जा रहे हैं तब तो मेरा कंटेंट अच्छा है, अन्यथा नहीं। तो अब मैं आपको वर्णमाला की ओर ले चलता हूं। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला, वर्णमाला क्या है। अब भाई आपसे पूछे कि आपके टॉपिक में लगा हुआ है वर्णमाला, आखिर वर्णमाला का क्या अर्थ होता है। जब आप कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हुई वर्णमाला की परिभाषा। आपको ऐसा दे दिया जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अगर पूछा जाएगी, वर्णमाला कैसे कहें आप, वर्णमाला माला आप जानते हैं, फूलों की माला है, फूलों की माला। एक कौन सा गाना आया है, यार याद नहीं आ रहा है। यार आपको आता है वो जो नया गाना आया है, फूलों की माला में सुमेरू में कैसे है यार, याद नहीं आ रहा है। तो वैसे जैसे उसकी माला, फूलों की माला, मोतियों की माला, अरे भैया चप्पलों का भी माला होती है बड़े सौभाग्य लोग उसको पाते हैं, ठीक है। तो वर्णों की माला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कितने, जैसे वर्णमाला कितने फूलों की माला, मान के चलिए 11 फूलों की माला, 11 फूलों की माला, 11 फूलों की माला। वैसे यहां कितने वर्णों की माला है, जैसे वहां पूछ रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, 11 फूलों की माला, मगर यहां कितने वर्णों की वर्णमाला बताओ, 52 वर्णों की वर्णमाला, 52 वर्णों की वर्णमाला, वर्णमाला।
अब जब मैं आपको बताऊंगा, गिनाऊंगा आखिरकार वो 52 वर्ण कौन से हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब वर्णमाला के कितने भेद हैं? वर्णों की माला के कितने भेद हैं भैया? वर्णों की माला के भेद भी हैं, इसके भेद भी हैं। कितने हैं? 2 हैं। इसमें भी क्या है? स्वर है और क्या है? व्यंजन है। अब सामान्य रूप से जानिए कि स्वर के भी 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इति। यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कल हमारे भैया इजहार हमसे पूछे थे कि हमको बताओ अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। हम कहे तुमको नहीं आता? बोले नहीं आता। हम कहे कल सिखाएंगे। तो इजहार बताओ, वर्णमाला समझ में आ रही है आपको? बताओ भैया, समझ? एकदम कह रहे हैं, एकदम ठीक है। तो मैं अब इसको एक एक बात बताऊंगा आपको। अच्छा, विनोद के बिना क्लास जो है अधूरी अधूरी सी नहीं लग रही है? विनोद छुट्टी गए हैं। विनोद भैया क्या ही बताएं, हम उनको बोले थे कि भैया हमको यूपीएस आएगा, एग्जाम देना है इस बार। भैया 3 दिन आएंगे, 3 दिन पढ़ेंगे। कहते हैं ना, जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं आपकी क्लासों से देखता हूं। देखिए, हमने बताया कि कितने हैं स्वर, हमने बताया, और व्यंजन। वर्णमाला के भेद के बारे में हमने बताया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अब इनको क्रमबद्ध तरीकों से मैं बताऊंगा कि स्वर आखिर कौन कौन है। स्वर, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या क्या है भैया? अ अ अ इ ई उ री। ठीक, उसके बाद ए ऐ ओ औ। ठीक, अब देखिए समस्याएं कैसे पैदा होती हैं। कोई कहता है कि स्वर कितने हैं? स्वर की संख्या, संख्या के विषय में क्या होता है? 10, 11, 13। अब आप इसमें से कौन मानेंगे? 10 मानेंगे, 11 मानेंगे, 13 मानेंगे? जैसे कुल स्वर, कुल स्वर, कुल स्वर कितने? 13। कुल स्वर 13। अब स्वर से पूछ ले, स्वर कितने? 11। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे कुल पूछ लिया जाए, कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर मतलब जैसे स्वर ही पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या। अब स्वरों की संख्या 13 है। अब कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या कितनी? अब कहते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? ऐसे है स्वर, स्वरों की संख्या ऐसे समझे ना, एग्जाम में ऐसे देगा। अभी मान के चलिए, अभी आपसे पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप कितना बताएंगे? 10। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी है?
13। ठीक, अब कहेंगे कि आपने यहां कितना लिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर आपने 13 तो गिना दिया मगर लिखा तो 11 है। हाँ, इसको जानते हो, जोन बचपन में कहत रहा अंक अह, क्यों क्यों कहत रहे, उच्चारण करें कहा आहा। जब गुरुज कहा बच्चों पढ़ो अ इ उ री ए ऐ ओ औ अंक अह, उसमें जो शरारती बच्चे थे, हम भी पढ़े हैं जान रहे हैं, उसमें शरारती बच्चे कहते थे जब गुरुज कहे कहो अह, तो उसमें खूब तेज से चिल्लाते आहा। बच्चे थे तो उसमें कह देते थे। ठीक है, तो इनको लेकर कितने हुए, इन्हीं को अयोगवाह भी कहते हैं। अभी जब मैं आगे बताऊंगा कि अयोगवाह क्या होते हैं, इन्हीं को कहते हैं। अब इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। ऐसे हो गया अनुस्वार, ऐसे हो गया विसर्ग। अब ऐसे अगर हो गया एक, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ऐसे अभी मैं जब आपको एकदम विधिवत पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये जो आ है ना, एक चीज यही आपको मैं बता दे रहा हूं, ये अमात्रिक स्वर क्या है, आ क्या है, अमात्रिक स्वर है, अमात्रिक स्वर है। आ क्या है, अमात्रिक स्वर है। ठीक है, अब कहा कि री को हिंदी लेखन में, ये जो री है री, इसको सिर्फ लेखन में लाया जाता है, लेखन में, इसको उच्चारण रूप में नहीं लाया जाता है, ऐसा पुस्तकों में उल्लेख है। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं स्वर के बारे में बताने। स्वर क्या है, एक एक स्वर के बारे में, एक एक व्यंजन के बारे में, एक एक सब चीज, क्या अघोष होता, क्या सघोष होता, क्या अल्प प्राण होता, क्या महाप्राण होता, सबके विषय में मैं बताऊंगा। मगर सिर्फ मैं आज स्वरों के विषय में चर्चा करूंगा, क्लास को लंबी नहीं करूंगा, उतना ही पढ़ाऊं जितना आपको समझ में आए, ज्यादा क्यों ही पढ़ाया जाए। ठीक है, आप लोग को निरंतरता ऐसे बनाए रखनी है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कुछ अगर डाउट हो, कुछ परेशानियां हो, तो जैसा कि YouTube ने एक कमेंट सेक्शन करके कुछ दिया है, उस पे आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये बातें हमें समझ में आ रही, ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसका मैं और अध्ययन अध्यापन करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आप लोग उसको जान सकेंगे। अब मैं स्वर के बारे में बताऊंगा। स्वर क्या है, ठीक, स्वर क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर क्या है, आप इसका वाचन करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे बताने में कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर क्या है बच्चों, मित्रों बताओ स्वर क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से
स्वतंत्र रूप से निर्बाध निर्विघ्न, स्वतंत्र रूप से निर्विघ्न 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 हो अर्थात निर्विघ्न हो अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, जिसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। अब कहेंगे कि इसका क्या मतलब है कि वर्ण की सहायता ली जाए अथवा न ली जाए। इसको मैं बता दे रहा हूं क्या है। जैसे इसमें आप किसकी सहायता ले रहे हैं? किसी की सहायता ले रहे हैं? नहीं ले रहे। अब इसको बोलिए, बोल पाएंगे? तब भी निकल जा रहा है। आप कह पाएंगे? मगर जब स्वर के संयोग से ये बन जाएगा, स्वर की सहायता से बन जाएगा, तब इसको आप कहेंगे क। क्या कहेंगे? क। अब इसको बोल रहे हैं अ। इसमें क्या है? कुछ है? इसमें नहीं सहायता ली जा रही, जबकि व्यंजन वर्णों में स्वरों की सहायता लेकर ही व्यंजनों का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आखिर स्वर क्या है। हमने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या निर्विघ्न, निर्विघ्न का क्या अर्थ होता है? बिना, मतलब कि बिना सहायता के, ऐसे बिना किसी सहायता के हो, निर्विघ्न हो अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर की जो परिभाषा है संस्कृत में, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अब हम बताएंगे उच्चारण समय काल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण समय काल के आधार पर, उच्चारण समय या काल के आधार पर स्वरों के भेद। आखिरकार स्वर के भेद क्या हैं? उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण समय या उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद ठीक क्या है बताइए? मैं बताता हूं क्या है। शुरुआत में ही हमने बताया था ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब भैया ह्रस्व क्या होते हैं और दीर्घ क्या होते हैं और प्लुत क्या होते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के
उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर। इसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक क्यों? इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसे क्या कहते हैं भैया? एक मात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक स्वर। और इसी में जो स्वर हैं अ, ई, उ, री, इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहते हैं? कहा कि अ, ई, उ, री, अब इसका कोई परिवार ही नहीं है। इसका अ, ई, उ, री का कोई परिवार नहीं है। अभी ये अनाथ है, अभी इसका परिवार होगा। मैं इसका परिवार भी बना रहा हूं, अभी तो बेचारा अनाथ है। देखो इसका परिवार बनाता। ये मूल स्वर है, मूल स्वर है, इसका कोई परिवार भी नहीं है। अभी बेचारा किसकी सहायता से बोले, क्या बोले, मगर देखो इसका भी परिवार बनेगा। इसका बड़ा भाई बनेगा, इसकी बड़ी बहन बनेगी, इसका बड़ा दादा बनेगा। इसका हमें लगता है इसका बेचारा का कोई नहीं है। इसका प्रयोग बड़ी री में नहीं होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। कहीं कहीं होता है वर्णों में। यह है कि इनका बड़ा परिवार भी मैं बना रहा हूं। जैसे दीर्घ, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमें लगता अच्छा नहीं चल नहीं रहा, तो दीर्घ स्वर इसे कहते हैं। अब क्या कहें कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? मूल दीर्घ, मूल दीर्घ, मूल दीर्घ, मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ। अब कहेंगे सब क्या है भाई? यही तो है वर्णों की माला। याद आ गया गाना? सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर इसे क्यों कहते हैं और इसे दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? अभी जो बा दीर्घ स्वर ई कहा भैया अमाऊ छोट है, एक छोटका भैवा हो रहा है। जो दो छोटका भैवा आयन, ई छोटका भैवा ऐस हो गया। अब इहो क्यों मिली है? तो ई कहे चला जैसे तू बड़ा हो गया वैसे हम बड़ा हो जाता है। ई कहा तो जब सब लटका लेता है हम कहा बाकी रही, यह बड़ा हो गया। ठीक बा? जब इन्हन बड़ा हो गया तब संयुक्त स्वर का आवत है। संयुक्त स्वर का होता है ए, ऐ, ओ, औ। अब थोड़ा सा सोचबा ई कैसे बन गया, ई कैसे बन गया, ई कैसे बन गया, ई कैसे बन गया। इन्हन कहें कि हम तो का बना दे वही लायक है। इन्हन इनका वही लायक बनाए नहीं। जब इन्हन दोनों बने आ और ई जब बहने
तब ए बहन, और आ और ए जब ए दोनों जन बहन तब ए बहन, इनका दोनों जन के ती बनाए, तब ई दोनों का गहन इन्हन दोनों कहन आवंतों का बनाए दी, ए बन गए। तब ए और ए दोनों जन मिलके ए का बनाए। ठीक बा, समझ में आए? अब आए जब संधिया पढ़ाई ना, संधिया तब बताए कि आखिर इनका से योगदान का हुआ, कैसे इनका से विच्छेद किया जाए। ठीक है, आप लोग जब इनका विच्छेद जानते रहेंगे कि आखिरकार आ जो है, देखिए मेरे भाई, उतना तो मैं जैसे बोल भी रहा हूं, देखिए आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे वाक्यों का अगर मैं प्रयोग कर रहा हूं तो आपको समझने के लिए। देखो, अगर जब ए आ बना है, अभी कोई पूछ ले कि आ जो बना कैसे बना है, कहेंगे कि आ और आ के मेल से बना है, आ और आ के मेल से बना है। जब आप संधि पढ़ेंगे, आ और आ के मेल से बड़ा बनता है, ई और ई के मेल से बड़ी ई बनती है, ऊ और ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनता है। आप इसको संधि में पढ़ेंगे, इस नियम को आप जानेंगे, आप समझेंगे। जब यहां मैं सरल भाषा में आपको वर्णमाला पढ़ा दूंगा, आपको संधि पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। अब हमने यहां तक आपको बताया क्या है मूल स्वर, क्या है दीर्घ मूल दीर्घ स्वर, और क्या है संयुक्त स्वर। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जब दो लोगों से मिलकर जुड़, भाई दो परिवार से हुआ संयुक्त, इस परिवार से और इस परिवार से, और ए क्या हुआ था, ए सिर्फ अपने परिवार से मिला था। जब बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ बना तो अपने परिवार से बना, मगर ए आई ओ औ, ए क्या हुआ दूसरे परिवार से। जैसे आ अलग परिवार था और ई अलग परिवार था, आ और ई के मेल से ए बना, और फिर ई और ए के मेल से ए बना। इस प्रकार से आपको समझ में आ रही। अब मैं पुलिस स्वर को बताने के बाद क्लास को समाप्त करूंगा। उसके बाद मैं कल आपको जीभ के आधार पर क्या होता, विवृत क्या होता, संवृत क्या होता, होठों के आधार पर, यानी कि अर्ध संवृत मतलब आवृतमुखी, वृत्तमुखी, अनुनासिक, अनुनासिक, ये सब क्या होते, मैं इसको लगभग मैं कह रहा हूं कि 3 क्लासों में, कितने क्लासों में, 3 क्लासों में वर्णमाला को खत्म करूंगा। एक क्लास में सबको विस्तृत बता देना, क्लास बड़ी हो गई, आप पढ़ते पढ़ते हमें लगता अगर बोर हो जाए, क्या करेंगे भैया, इतना भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, कहेंगे इतना देर कौन वीडियो देखे, कौन पढ़े। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो दरोगा कैसे बनेंगे? हाँ, ठीक है। इजहार, आज विनोद आए नहीं, सहरिया किसको सुनाए? आप सुनोगे? वैसे तो मैं विनोद के लिए ही बनाया था। ठीक है, पहले आपको शायरी सुना दूं तब पुलिस स्वर के बारे में बताऊं। ठीक है, थोड़ा विनोद के ऊपर शायरी जस्ती यार, मगर देखते हैं, वीडियो में देख लेंगे। जब हम इसका नोट्स बना रहे थे ना तो हमको शायरी आई, मैं आपको सुना दे रहा हूं। शायरी तो बड़ी गजब की है यार, मगर देखो समझ में आता है आपको कि नहीं। देखिए आप मेरी शायरी की लहजे को समझिए जा भैया। ठीक है, कि खूबसूरती चेहरे पर दिखती है, खूबसूरती चेहरे पर दिखती है, दिल की खूबसूरती कौन समझ पाता है। वाह वाह नहीं करोगे? कि खूबसूरती चेहरे पर दिखती है, दिल की खूबसूरती कौन समझ पाता है। मेरे दोस्त नसीब वाले को ही मिलता है सच्चा प्रेम, नसीब वालों को ही मिला है सच्चा प्रेम, और बाकी सबने क्या धोखा खाया है। ठीक है, तो विनोद को सुना देना, वीडियो के माध्यम से सुन लेंगे। तो आपको मैं पुलिस स्वर बता दूं, उसके बाद मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं। ठीक है, पुलिस स्वर क्या होता है? कहा कि पुलिस स्वर जिस स्वर में सर्वाधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं।
अब मेरा पुल्लित स्वर देखिए, आप समझेंगे। मैंने क्या कहा, आपको कहा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लित स्वर। अब ह्रस्व दीर्घ पुल्लित, ह्रस्व में हमने कहा कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसको ह्रस्व कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और हमने कहा कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में सर्वाधिक, मतलब ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ की अपेक्षा जिसमें ज्यादा समय लगे वही है प्लुत। और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक, इसमें 3 मात्रा होती ना, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, इसका एक, इसको जो है ना पुकारने के आधार में इसका त्रिमात्रिक का प्रयोग, मतलब इस पुल्लुत का प्रयोग कहां कहां होता है। एक तो होता है पुकारने में, पुकारने में, पुकारने में क्या कहते हैं, किसी को बुलाना होता है, हे ऐसे कहते हैं ना, मतलब आपकी जो वाचन की प्रक्रिया होती है थोड़ी देर तक होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ओम, देर तक हुआ ना। अब ए ऐ, इसकी अपेक्षा ओम, ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा, ज्यादा समय लगा ना। तो यही हुआ प्लुत। और संवादों में, मतलब नाटक के संवादों में इस स्वर का उपयोग दिखाई देता है। नाटक के संवादों में, नाटक के संवादों में इस स्वर का, किस स्वर का, पुल्लित स्वर का, इस स्वर का प्रयोग दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है, नाटक के संवादों में इस स्वर का प्रयोग दिखाई देता है। ये हुआ प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर। उसके बाद अब कुछ और मैं बताने वाला था, याद नहीं आ रहा है। प्लुत स्वर हुआ ये, उसके बाद हाँ, जैसे अगर मैं कहूं कि नाटक के संवादों में, नाटक के संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, प्लुत स्वर का। किसका, प्लुत स्वर का, प्लुत स्वर का। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये भी पूछ ले जाए कि पुकारने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, किसी को पुकारने में, हे राम, क्या कहते हैं, हे राम। आवृत्ति थोड़ा अधिक समय तक होती है ना, राम। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। मैं अब यहीं पर क्लास को समापन की ओर ले जाता हूं, व्याख्यान को समाप्त करता हूं। अब अगली कक्षा में मैं आपको इससे आगे के विषय को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बातें ना समझ में आए मित्रों, उसको कमेंट के माध्यम से आप बता दिए कीजिए, मैं उसको बता दूंगा। जैसे नोट्स की बात हो रही थी, तो मैं नोट्स को मैं आपको दिखा दूं, कल मैं दिखाऊंगा आपको नोट्स ले, अगर थोड़ा अच्छा वाला नोट्स, तो मैं उसको दिखाऊंगा। इजाज़त भैया, मेरे बैग में मेरा नोट्स होगा, देखिए है ना, देखिए भैया, मैं दिखा दूं इनको मैं नोट्स कैसे बनाता हूं। ठीक है, तो देखिए ये है मेरे नोट्स, ऐसे मैं नोट्स बनाता हूं। जब आप देखेंगे हमारे नोट्स को ना, तब आपको समझ में आएगा कि नोट्स मैं कैसे बनाता हूं। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कल मैंने एक नंबर बताया था। देखिए, मैं पीडीएफ तो दूंगा मगर सबको नहीं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे निरंतर उन्हीं को मैं पीडीएफ दूंगा इस व्हाट्सएप के माध्यम से। 63 88 83 38 94। अब कल हमारे वीडियो को देखकर एक भैया हमसे मिले थे,
हमसे कह रहे थे कि भैया आप जो पढ़ाते